हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स टीवी। और आज हम करेंगे यूनिट 6 का चैप्टर 6 बैंकिंग, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। ये क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 6 का 6 चैप्टर है। तो पहले पढ़ते हैं कमर्शियल बैंक। तो व्हाट इज कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूट विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। वो एक इंस्टीट्यूट है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लोन देते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। उनकी इन्वेस्टमेंट करने का मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, ये कमर्शियल बैंक के फंक्शन होते हैं। अब आप पूछोगे जो ऐसे भी हम कोई दूसरी कंपनी से, जैसे बजाज फाइनेंस है, आप अगर फ़ोन वगैरह लेने जाते होंगे तो मेनली ईएमआई उसी बैंक से होती है। ठीक है, मतलब ज़्यादा मार्केट शेयर उन्हीं का ही है। तो क्या वो भी बैंक है? नहीं, वो बैंक नहीं है, वो है एनबीएफसी। उन्हें बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या कंपनी। ठीक है, तो वो बैंक नहीं होते पूरी तरह से। ठीक है, वो शेडो बैंक कह लो आप उन्हें। वो बैंक नहीं होते, वो या फिर लोन देते या फिर लेते हैं, वो आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, तो वो एनबीएफसी है, वो एक अलग चीज़ है और बैंक अलग चीज़ है। ठीक है, उसे बस आम भाषा में हम बैंक बोलते हैं, पर वो बैंक है नहीं, वो है एनबीएफसी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है कमर्शियल बैंक बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। अब इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं, it can be assumed that households save a part of its income which is made available to the productive sector for further investment। ठीक है, सिंपल सी लाइन है। इसमें कह रहा है हाउस होल्ड, जो हम लोग हैं, वो अपनी इनकम का थोड़ा पार्ट सेव करते हैं और बैंक में जमा कराते हैं, जिससे बैंक उसे आगे लोन देता है और वो प्रोडक्टिव सेक्टर में फर्दर इन्वेस्टमेंट के काम आता है। सिंपल। ठीक है, एक्ट एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज विच हुज मेन फंक्शन इज टू कलेक्ट सेविंग एंड लैंड इट टू प्रोडक्टिव सेक्टर। ठीक है, वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी है, जो उसका मेन फंक्शन है हमसे पैसा कलेक्ट करना, मतलब हमारी सेविंग्स को कलेक्ट करना और उन्हें आगे लोन पे देना प्रोडक्टिव सेक्टर को। ठीक है, एंड मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, कलेक्ट सेविंग एंड लैंड इट टू प्रोडक्टिव सेक्टर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट इज नोन एज बोरोइंग रेट। द रेट एट विच दे लैंड मनी इज कॉल्ड लैंडिंग रेट। ठीक है, जब हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, जो जिस रेट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, बैंक में पैसा जमा कराने पे भी इंटरेस्ट मिलता है ना सेविंग अकाउंट पे, तो उसे हम कहते हैं बोरोइंग रेट। बैंक हमसे बोरो कर रहा है ना, तो उसे बोरोइंग रेट कहेंगे। और जब हम बैंक से पैसे लोन पे लेने जाते हैं तो उस रेट को कहेंगे लैंडिंग रेट। वो हमें पैसे उधार पे दे रहा है। ठीक है, द रेट एट विच दे लैंड कॉल्ड लैंडिंग रेट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू रेट्स नोन एज स्प्रेड इज द प्रॉफिट अर्न बाय बैंक। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ स्प्रेड को। तो ये स्प्रेड है क्या? अब जैसे मान लो आपको सेविंग अकाउंट पे आप बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है 6% पे, पर वही पैसा आपको वो आपसे बैंक पैसा ले लेता है सेविंग अकाउंट में, और वही पैसा वो आगे लेंड करता है, मतलब आगे लोन देता है 8% पे। ठीक है, 8% पे लोन देता है। जो बीच का 2% है ना, जो बैंक ने कमाया, उसे हम कहते हैं स्प्रेड। वो बैंक का प्रॉफिट होता है। ठीक है, वापस से बता देता हूँ। मान लो अगर आपके सेविंग अकाउंट पे आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक वो पैसा आगे लोन पे देता है 8% पे। तो जो बीच का 2% होता है उसे कहते हैं हम स्प्रेड, जो प्रॉफिट होता है बैंक का। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ बैंक देख लेते हैं क्या क्या होता है। प्राइमरी फंक्शन होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, ट्वेल्थ कह रहा हूँ, 11th में पढ़ा होगा हमने ये बिजनेस में। एडवांसिंग लोन। सेकेंडरी होता है ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग बीओई, बीओई पता है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, और एजेंसी फंक्शंस एंड जर्नल यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सेकंड एडवांसिंग लोन, थर्ड सेकेंडरी का फर्स्ट ओवरड्राफ्ट, सेकंड डिस्काउंटिंग बीओई, एजेंसी फंक्शन एंड जर्नल यूटिलिटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं
एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ये प्राइमरी फंक्शन का फर्स्ट पार्ट है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो इसका फर्स्ट है करंट अकाउंट और डिमांड डिपॉजिट। ये क्या है चीज़, ये पढ़ लेते हैं। दीज डिपॉजिट रेफर टू दूस डिपॉजिट विच आर रीपेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड, maintained by businessmen, drawn check without any restriction. Bank do not pay any interest rather than they charge to run these current account. करंट अकाउंट हमें पता है क्या होता है, वही है डिमांड डिपॉजिट और करंट अकाउंट एक ही बात है। हमने कॉमर्स के बंदे इतने तो यहाँ पता ही होगा, फिर भी हम बता देते हैं। करंट अकाउंट होता है जो बिजनेसमैन एक्सेप्ट करता है, जिसपे हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मतलब हमारे पास जितने बैंक में पैसे पड़े हैं ना, तो बैंक हमें एक लिमिट देता है कि आप इतने पैसे एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। जैसे मैं अपना एक करंट अकाउंट चलाता हूँ, यूज़ करता हूँ, तो बैंक ने बोल रखा है कि आप एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा 1 लाख डिपॉजिट 1 लाख निकाल सकते हैं बैंक से। ठीक है, अगर मेरा बैंक करंट अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो है ना, तब भी मैं 1 लाख निकाल सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, वो होते हैं करंट अकाउंट। तो उस पे हमें बैंक कोई इंटरेस्ट देता नहीं है, बल्कि हमसे इंटरेस्ट लेता है। ओवरड्राफ्ट में बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है। और ये मेंटेन बाय बिजनेसमैन, इसमें हम चेक से कभी भी पैसे निकाल सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन से, बैंक से हमसे चार्ज लेता है। इन्हें डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिक्स डिपॉजिट, ये हमें पता है, और टाइम डिपॉजिट। Fixed deposits refer to those deposits in which the amount is deposited with the bank for a fixed period, do not enjoy checkable facility, carry high rate of interest। सिंपल है, समझ में आ गया होगा, फिर भी बता देता हूँ। इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट हमें बताता है हमारे एफडी, हम आम भाषा में बोलते हैं एफडी, शॉर्ट फॉर्म है इसकी। तो उसमें होता क्या है कि हम एक टाइम के लिए 5 साल 10 साल बैंक में पैसा फिक्स कर देते हैं, हम निकालते नहीं हैं। तो उसपे हमें इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो बैंक यूज़ करता है पैसा, फिर आगे इन्वेस्ट करता है, तो उस पे हमें इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा देता है। ठीक है, और इसमें हमें चेकेबल फैसिलिटी मिलती है, मतलब हम कभी भी पैसा निकाल नहीं सकते, हम एक टाइम के लॉक इन पीरियड के लिए रख देते हैं कि 5 साल का, तो 5 साल बाद ही निकालेंगे हम। ठीक है, वही चीज़ है फिक्स्ड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। अब आगे डिफरेंस पढ़ लेते हैं इनका। डिफरेंस क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट्स। तो इसके बेसिस हो गए डिमांड डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। चेक फैसिलिटी, डिमांड डिपॉजिट में हमें चेक फैसिलिटी मिलती है और फिक्स डिपॉजिट में हमें चेक फैसिलिटी नहीं मिलती। ठीक है, दे आर चेकेबल डिपॉजिट, दे आर नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट, डिमांड डिपॉजिट पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर हम ओवरड्राफ्ट करें। अगर हमने ओवरड्राफ्ट नहीं करा तो हमारे को कोई इंटरेस्ट देते नहीं है। ठीक है, अगर मेरे को बोल रखा है कि बैंक ने कि आपकी 1 लाख तक की लिमिट है, पर मैं उस 1 लाख को यूज़ नहीं करता, मतलब मैंने एक्स्ट्रा विड्रॉ नहीं करा। ठीक है, तो जो मेरे को ना बैंक इंटरेस्ट मेरे से लेगा ना देगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। तो इंटरेस्ट पेमेंट डू नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट, दीज कैरी इंटरेस्ट वेरीज 2 टाइम्स। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, टाइम सॉरी, यहाँ पे 2 टाइम नहीं लिखा, टाइम टू टाइम, मतलब जितनी साल की आपकी फिक्स डिपॉजिट होगी उतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 5 साल की कराते हो, अगर आप 10 साल की कराते हो, तो 10 साल वाली में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा रेदर देन 5 ईयर वाली। ठीक है, अब करते हैं नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। दीज डिपॉजिटर कैन मेक एनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर डिपॉजिट with sorry, the depositor can make any number of transaction for deposit or withdrawal of money। इसमें generally make 2 transaction, deposit of money in the beginning and withdrawal of money in the end। ठीक है, इसमें तो हम पैसे का लेन देन होता रहता है, हम निकालते जमा करते रहते हैं, पर हम फिक्स डिपॉजिट में एक बार जमा कराते हैं और एक बार निकलवाते हैं। ठीक है, जब हम जमा कराते हैं एफडी करवाते हैं जब, और जो एफडी मैच्योर हो जाती है, हम जब पैसे निकालते हैं जब, बीच में हमारा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है बैंक के साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेविंग डिपॉजिट, ठीक है, ये एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के ही पार्ट चल रहे हैं। सेविंग डिपॉजिट, तो इसका कंबाइंड फीचर ऑफ करंट डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, कैरी इंटरेस्ट रेट लेस देन 2। ठीक है, इंजॉय चेकेबल लेस देन 2 होता है, इन दोनों से कम रेट होता है इंटरेस्ट। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ।
इस लाइन का मतलब है कैरी इंटरेस्ट रेट लेस देन सेकंड, मतलब ये सेकंड हमारा फिक्स डिपॉजिट है तो फिक्स डिपॉजिट से हमें कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है। अब आगे है एंजॉय चेकेबल फैसिलिटी बट देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन इन ऑर्डर टू डिस्करेज इट। कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है इसमें बैंक की तरफ से, ठीक है। वापस से पढ़ लेते हैं। सेविंग डिपॉजिट कंबाइंड फीचर ऑफ करंट डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, और इसमें है कैरी इंटरेस्ट रेट लेस देन फिक्स डिपॉजिट, हमारा सेकंड नंबर पे फिक्स डिपॉजिट है तो इसलिए सेकंड लिखा हुआ है। इंजॉय चेकेबल फैसिलिटी बट देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन इन ऑर्डर टू डिस्करेज दिस, ठीक है। हमने फर्स्ट में पढ़ा करंट अकाउंट के बारे में, सेकंड में पढ़ा फिक्स डिपॉजिट के बारे में, थर्ड में पढ़ा सेविंग डिपॉजिट के बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है एडवांसिंग लोन। ये हमारा सेकंड फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन के पार्ट का, ठीक है। तो कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट क्या होता है? कैश क्रेडिट रेफर टू अ लोन गिवन टू द बोरोअर अगेंस्ट हिज करंट एसेट लाइक शेयर बॉन्ड्स एटसेट्रा। शेयर बॉन्ड, शेयर्स बॉन्ड्स एटसेट्रा के बेस पे जो हमें लोन मिलता है उसे हम कैश क्रेडिट कहते हैं। डिमांड लोन, डिमांड लोन रेफर टू दूस लोन विच कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम। मतलब बैंक से हमने बैंक से लोन लिया तो डिमांड लोन में होता है कि बैंक हमसे कभी भी पैसा वापस मांग सकता है, ठीक है। कैश क्रेडिट में होता है कि जैसे भी हमारे एसेट है, करंट एसेट, शेयर बॉन्ड एक्सेट्रा, उनके बेसिस पे हमें लोन मिलता है, मतलब उनके कोलेटरल पे हमें लोन मिलता है, ठीक है। अब कंडीशन टू बिकम अ बैंक, क्या कंडीशन होनी चाहिए बैंक होने के लिए? हर कोई बैंक नहीं होता ना, तो कहते हैं अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कैन बी बैंकिंग इंस्टीट्यूट ओनली व्हेन इट परफॉर्म बोथ द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। अच्छा, जैसे हम पोस्ट ऑफिस में भी अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, तो क्या वो पोस्ट ऑफिस वाला वो बैंक है, मतलब वो एक पर्टिकुलर बैंक है? नहीं, क्योंकि वो लोन नहीं देता, वो सिर्फ एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स, ठीक है। वो एक्सेप्ट करता है, वो लोन नहीं देता। तो इसलिए जो डिपो कह रहा हूँ, मैं कह रहा था, ये पोस्ट ऑफिस वाला बैंक है वो हम बैंक में ही मानेंगे। वो एक एनबीएफसी हो गया, ठीक है। अब सेकेंडरी फंक्शन पे आ जाते हैं। सेकेंडरी फंक्शन हमें क्या बोल रहा है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इट रेफर टू अ फैसिलिटी इन विच अ कस्टमर इज अलाउड टू विदड्रॉ हिज करंट अकाउंट अप टू एन एग्रीड लिमिट, ठीक है। जो करंट अकाउंट होता है ना हमारा, हमने पहले भी पढ़ा है, उसमें जो हमारी एक लिमिट होती है उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं, कि इससे ज़्यादा हम पैसे निकाल सकते हैं अगर हमारे पास बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो है और हमने बैंक से लिमिट ले रखी है कि 1 लाख तक हम निकाल सकते हैं, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इट रेफर टू अ फैसिलिटी इन विच अ कस्टमर और होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज गेट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक बिफोर द मैच्योरिटी डेट। बिल ऑफ एक्सचेंज एक बार मैं रिकॉल करा दूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है हमारा, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें हम, जैसे आपने किसी को सामान बेचा, ठीक है, तो उसने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया कि मैं आपको, उसमें लिखा हुआ है मैं आपको 3 महीने बाद इस डेट को पैसे दे दूंगा। तो आप उस बिल को बैंक में जाके आप डिस्काउंट करा सकते हैं, पर उसके बदले बैंक कुछ चार्ज करता है, वो तो हो गई, पर आप उसको मैच्योरिटी डेट मतलब 3 महीने से पहले आप उसको डिस्काउंट करा सकते हैं। तो उस फैसिलिटी को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। थर्ड है एजेंसी फंक्शन। अब कह रहा है फर्स्ट है ट्रांसफर ऑफ फंड, रेमिटेंस ऑफ फंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ट्रांसफर मतलब जगह, एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजना, एजेंसी फंक्शन हो गया ये। कलेक्शन पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, बैंक कलेक्ट बिल, चेक, डिविडेंड एटसेट्रा ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ क्लाइंट। सिंपल है, बैंक हमारे बिल भी कलेक्ट करता है, चेक भी करता है, डिविडेंड एक्सेट्रा, जो हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ये मतलब हमने बैंक को बोल रखा है कि हमारे डिविडेंड कलेक्ट कर लेना, या फिर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो कलेक्ट कर लेना, वो दे आना, उससे पैसे ले आना, ठीक है। ये सब हमारे होते हैं कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। या फिर हर महीने ईएमआई है तो ईएमआई कंपनी को दे देना मेरी, ठीक है। अब आगे है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सम कमर्शियल बैंक्स आर ऑथोराइज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसीज, ठीक है। तो कुछ कमर्शियल बैंक आरबीआई ने ऑथोराइज कर रखे हैं कि वो डील कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। कमर्शियल बैंक बाय एंड सेल स्टॉक्स ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। सिंपल सी लाइन है, अच्छा दिखनी थी। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, तो इसमें है कमर्शियल बैंक बाय एंड सेल स्टॉक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। सिंपल है, कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी भी करता है, कंसल्टेंसी करता है हमारी इनकम टैक्स के रिलेटेड, कि हमारे कोई भी इंटरेस्ट वो इनकम टैक्स है देना है, क्या देना है, कैसे देना है, वो बताता है। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, कमर्शियल बैंक प्रिजर्व द विल ऑफ द कस्टमर एज ए ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूट देम आफ्टर देयर डेथ एज एग्जीक्यूटर। तो जैसे अभी हम कोई भी विल बनवाते हैं, जैसे किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है, उसने बना दिया विल, बना दी कि मेरे डेथ के बाद मेरे बच्चों को इस हिसाब से प्रॉपर्टी मिलेगी, मेरी प्रॉपर्टी का शेयर मिलेगा, ठीक है। तो जो कमर्शियल बैंक है वो ट्रस्टी के रूप में उस विल को संभालता है, और जब वो उसकी डेथ हो जाती है कस्टमर की, तो वो उसे एग्जीक्यूट भी करता है, ठीक है, कि तुम्हारे पापा या दादा ऐसे लिख के गए, ऐसी विल बना के गए, तो इस हिसाब से तुम्हें मिलेगी, ठीक है। अब लेटर ऑफ रेफरेंस, दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक पोजीशन टू द ट्रेडर और वाइस वर्सा। जैसे भी किसी को आपकी वो जाननी है इकोनॉमिक कंडीशन या पोजीशन, तो वो आपसे लेटर ऑफ रेफरेंस मांगेगा बैंक की तरफ से, तो उसमें बैंक आपकी इकोनॉमिक कंडीशन या पोजीशन के बारे में बताएगा, ठीक है। ये हमने उसमें पढ़ा था लास्ट क्लास 11th के इम्पोर्ट वाला चैप्टर था ना, लास्ट चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें भी। आगे है जर्नल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन का पार्ट है। लोकर फैसिलिटी, प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ वॉर्ड्स एंड लोकर। सिंपल। ट्रैवलर चेक, इशू टू कस्टमर टू अवॉइड रिस्क ऑफ टेकिंग कैश, ठीक है। जब भी कोई जाता है कैसे ट्रैवल करने, तो ट्रैवलर चेक बनवाता है बैंक से, जिससे वो कैश जितना कम कैरी कर सके वो उतना कम कैरी करता है, ठीक है। कैश अपने साथ ले जाना रिस्की है ना, तो इसलिए वो ट्रैवलर चेक लेके जाता है। अगला है लेटर ऑफ क्रेडिट। As public has full faith in creditworthiness of the bank, public do not hesitate in buying and security underwritten by bank, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट अगर एज वापस पढ़ देता हूँ, एज अ पब्लिक हैज फुल फेथ इन क्रेडिट वर्थिनेस बाय द बैंक, पब्लिक डू नॉट हेजिटेट इन बाइंग द सिक्योरिटीज अंडर रिटर्न बाय बैंक। अगर किसी शेयर्स को बैंक ने अंडरराइट कर रखा है, अंडरराइट का सिस्टम होता है मतलब कि आपका एक कंपनी है, आप आईपीओ लाने वाले हो, ठीक है। तो आपने बैंक को बोल दिया अगर मेरा आईपीओ फेल होता है तो आपके जो जितने बचे हुए शेयर है ना, तो वो आप खरीदोगे, ठीक है। बस इसके बदले में बैंक उनसे चार्ज भी करता है कंपनी से, तो वो होता है अंडरराइटिंग, ठीक है। तो बैंक जब किसी कंपनी की अंडरराइट करता है तो पब्लिक में फेथ आता है कि ये बैंक इसमें इन्वेस्ट करेगा तो मतलब ये अच्छी कंपनी होगी, ठीक है। तो उसे कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। सिंपल सी है, 11th 12th में हमें इतना ही पढ़ना, पर आगे हमें पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, आप और भी रिसर्च कर सकते हैं। तो अगला है कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स। बैंक कलेक्ट एंड पब्लिश स्टैटिक्स रिलेटेड टू ट्रेड एटसेट्रा। सिंपल सी बात है, वो अपनी पब्लिश करता है मैगजीन वगैरह। अगला है मनी क्रिएशन, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, मनी क्रिएशन। पढ़ते हैं आगे। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज फॉर एक्सेस टू द इनिशियल डिपॉजिट। इसमें है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज फॉर एक्सेस ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। सिंपल है, जैसे हमने बैंक को 100 रुपये दिए तो लोन देता है, तो लोन की रिपेमेंट में उसे 105 रुपये आते हैं, तो फिर वो 105 रुपये का लोन देता है, फिर उसको 110 आ जाते हैं। ऐसे करते करते इनिशियल हमारे पास 100 रुपये थे वो 110 हो गए, तो बढ़िया ना, इससे वैसे मनी क्रिएशन हो गया, वही चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं, अजम्पशन देख लेते हैं, इसकी अजम्पशन क्या है। अजम्पशन है द एंटायर कमर्शियल बैंक सिस्टम एज यूनिट टर्म एज अ वन यूनिट एंड टर्म्ड एज बैंक। सभी कमर्शियल बैंक को एक यूनिट की तरह मानेंगे और उसे बैंक बोलेंगे।
ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू बैंक। कोई कैश पेमेंट नहीं हो रही, सब बैंक से पेमेंट हो रही है। फर्स्ट है LRR। LRR के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मनी क्रिएशन वाला एक टेबल होता है जिसमें इनिशियल डिपॉजिट वगैरह होता है, वो भी आप कर लेना, वो बुक से कर लेना, आसान टॉपिक है। मनी मल्टीप्लायर भी होता है, इसमें मनी मल्टीप्लायर होता है 1/LRR। वो आगे पढ़ेंगे। अगर इसमें मैंने लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है LRR, तो वही पढ़ेंगे। अब LRR की तरफ बढ़ते हैं। तो LRR की फुल फॉर्म होती है लीगल रिजर्व रेशियो। अब आगे बढ़, इसकी डेफिनेशन ये कहती है, इट इज़ लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज अ रिजर्व। द फ्रैक्शन इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशियो एंड इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक। अब रिजर्व बैंक पे एक लिमिट लगाता है कि आपको इससे ज़्यादा, मतलब 30, मेरे को इतनी पता नहीं कितनी लिमिट होती है, पर 10% आपको, जैसे आपने डिपॉजिट कराया 100 रुपीज़, तो आपको LRR के रूप में 10%, मतलब 10 रुपये आपको अपने पास रखने पड़ेंगे। ठीक है, आप ये नहीं आपको सब सारा ही आपने लोन पे चढ़ा दिया। अब आप खुद कल अपने 100 रुपीज़ विड्रॉ कराने जाओ तो बैंक कह देगा हमारे पास पैसे है ही नहीं। ठीक है, तो उसे कुछ रिजर्व रखना पड़ता है कि आप आओ तो आप पैसे लेके जाओ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वाई ओनली फ्रैक्शनल डिपॉजिट आर केप्ट एज रिजर्व। कुछ ही क्यों रखते हैं हम, कुछ परसेंट क्यों रखते हैं? मतलब रखना तो हमें पूरा चाहिए ना हमारे पैसे, अब हम कभी भी जाके विड्रॉ करा सकते हैं। अगर मेरे को अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो हम निकाल सकते हैं। तो उस टाइम तो हम तो कुछ ही क्यों, मतलब लीगल रिजर्व रेशियो थोड़ा सा ही क्यों है, मतलब मिनिमम क्यों होता है 10%, वो 100% क्यों नहीं होता है? अगर हम एग्जाम्पल में माने तो कह रहा है, ओल्ड डिपॉजिटर डू नॉट अप्रोच द बैंक फॉर द विड्रॉल ऑफ मनी एट सेम टाइम एंड ऑल्सो दे डू नॉट विड्रॉ द एंटायर अमाउंट इन वन गो। ये तो सच बात है कि हम बैंक से अभी अपने बैंक से पूरे एक बारे में सारा पैसे नहीं निकालते। ठीक है, हम जैसे हमने 1 लाख रुपए पड़े हैं तो हम एक ही बारे में 1 लाख रुपए निकाल रहा है, बैंक का बैलेंस ज़ीरो कर दिया, ऐसे नहीं करते ना हम, कुछ कुछ पैसे निकालते हैं। तो इसीलिए लीगल रिजर्व रेशियो थोड़ा सा होता है, क्योंकि बैंक को पता है कि आप एक बारे में सारा अमाउंट नहीं विड्रॉ कराओगे, आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट विड्रॉ कराओगे, तो इसलिए लीगल रिजर्व रेशियो थोड़ा सा ही होता है। अब आगे है मनी मल्टीप्लायर। The money multiplier measures the amount of money that bank are able to create in the form of deposit with every unit of money as kept as reserve. मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR। तो हम टोटल मनी निकालेंगे तो कितना होगा, इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। ठीक है, अगर मनी मल्टीप्लायर क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर होगा 1/LRR। अगर हमें बताना कि इकोनॉमी में कितना मनी क्रिएशन हुआ तो इनिशियल डिपॉजिट अपॉन 1/LRR। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, हमने 100 रुपये जमा कराए और हमारा 10% LRR है, तो 100 × 1/10 कितना हो जाएगा 10, तो हमारे 10 रुपीज़ एक्सेस बढ़ेगा, मनी क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आगे का टॉपिक। अब आते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? तो सेंट्रल बैंक हमें पता है क्या होता है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बॉडी। इसमें ये एपेक्स वर्ड याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल ऑपरेट्स एंड रेगुलेट एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। समझ गया? जैसे हमारा RBI है, RBI हमारे सारे बैंक को कंट्रोल रेगुलेट करता है, वो हमारी पॉलिसी बनाने में भी मदद करता है। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी में। अब फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक क्या है? करेंसी अथॉरिटी। हमारा RBI पैसे प्रिंट करता है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक होता है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र, जो जैसे हमारे कमर्शियल बैंक है उनका बैंक होता है, ये उधर LRR डिपॉजिट कराते हैं। फिर है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन होता है। ठीक है, अब करेंसी अथॉरिटी क्या मतलब होता है? इन इंडिया RBI हैज सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी इशू करता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स
एंड कॉइन्स विच आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वो बस सिक्के और 1 रुपये का नोट नहीं इशू करता, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। बाकी 1000, 500, 10, 20 रुपये के नोट आरबीआई इशू करता है। एडवांटेज क्या है इस चीज़ के? लीड टू यूनिफॉर्मिटी इन मनी सर्कुलेशन। मनी सर्कुलेशन में यूनिफॉर्मिटी लाता है। इट गिव द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बिकॉज करेंसी विद द पब्लिक इज द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। ये सेंट्रल बैंक को पावर देता है कि वो मनी सप्लाई कंट्रोल कर सके। जैसे अभी आरबीआई ने अपने रेपो रेट में बढ़ाया है, जिससे वो जिसका मेन मोटिव है मार्केट से मनी सप्लाई कम करना। ठीक है, अभी रेपो रेट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। थोड़ा आप न्यूज़ पे भी ध्यान रखा करो, आधी 12th तो आप उसी से कर लोगे। ठीक है, आगे है एनेबल कंट्रोल एंड सुपरविजन, इंश्योर पब्लिक फेथ इन करेंसी सिस्टम। अगर आपके नोट पे आरबीआई की गवर्नर का साइन नहीं है तो आप उस पर फेथ करोगे, भरोसा करोगे तो आप सीधा बोल दोगे नकली नोट है। ठीक है, आगे है स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी। अब रुपये की इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू को स्टेबलाइज करने में मदद करता है आरबीआई। वैसे होती तो है नहीं, पर मदद ज़रूर करता है। आगे है बैंकर टू द गवर्नमेंट का बैंक होता है, जैसे मैंने बताया। आरबीआई एक्ट एज ए बैंकर एजेंट एंड ए फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट। आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को बैंकर के रूप में, बैंकर एजेंट के रूप में और फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में अपनी सर्विसेज देता है। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं। As a banker, it carries all banking business of the government. It maintains current account for keeping their cash balance. It accepts receipts and make payment for the government. It also gives loans and advance to the government for temporary period। टेम्परेरी पीरियड के लिए गवर्नमेंट को लोन भी देता है, रिसिप्ट भी एक्सेप्ट करता है, पेमेंट भी करता है गवर्नमेंट की तरफ से, और मेंटेन करंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश रिजर्व। तो गवर्नमेंट का करंट अकाउंट भी मेंटेन करता है। अब अगला पार्ट है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर बीइंग द एपेक्स बॉडी। इसमें वापस से एपेक्स बॉडी आ रहा है। एपेक्स बॉडी का मतलब वो सबसे हाई लेवल वाली, मतलब ठीक है, हाई लेवल वाली बॉडी है, उससे बड़ा कोई नहीं है आरबीआई से। बीइंग द एपेक्स बैंक, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर टू द अदर बैंक in the sense it bear the same relationship with commercial bank and the latter maintain with general public। जैसे कमर्शियल बैंक हमारे साथ रिलेशन मेंटेन करता है, वैसे ही आरबीआई कमर्शियल बैंक के साथ मेंटेन करता है अपना रिलेशन। अगला है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक में फर्स्ट है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। इधर मार्क कर देता हूँ। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक फर्स्ट है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। Commercial banks are required to keep certain proportion of their deposit known as cash reserve ratio. In this way, RBI act as a custodian of cash reserve। वापस करते हैं तो CRR, इसे शॉर्ट फॉर्म में कैश रिजर्व रेशियो को CRR भी बोलते हैं। Commercial banks are required to keep a certain proportion of their deposit known as CRR। In this way, RBI act as a custodian of cash reserve। जब हमने LRR पढ़ा था ना, उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक CRR और एक होता है SLR। CRR तो हमने बता दी, कैश रिजर्व रेशियो। SLR आगे आएगा। तो वो पेन कहाँ गया, इसमें बता देता हूँ। एक मिनट बता रहा हूँ बस। इसमें देखो, जैसे ये हो गया हमारा LRR, इसका एक होता है CRR, नहीं दिख रहा, और एक होता है SLR। CRR जैसे ये 10% है, मान लेते हैं, ये कोई मैं ऐसी वैल्यू नहीं बता रहा एग्जाम्पल के लिए, तो 5% हमारा CRR और 5% हमारा SLR। मतलब ज़रूरी नहीं है आधा आधा हो, कोई भी रेशो हो सकता है इनका, 2:3, 2:5। तो हम एक एग्जाम्पल के लिए 5:5 ले रहे हैं। तो 5% जो CRR है ये रिजर्व बैंक के पास रहता है, और ये SLR
उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने? नहीं, ये SLR ये RBI की वो उसके पास रहता है, कमर्शियल बैंक के पास, ठीक है। CRR हमारा RBI के पास, SLR हमारा कमर्शियल बैंक के पास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वापस पढ़ते हैं। फंक्शन: commercial bank required to keep a certain proportion of their deposit known as cash reserve ratio. In this way, RBI is a custodian of cash reserve ratio. First है lender of last resort. When the bank are failed to meet their financial requirement from the other resources, they approach central bank to give loan and advance. An advance is a letter of last resort. The RBI assists their bank through the approved securities and bill of exchange. जब कोई बैंक अपनी बुरी स्टेज में होता है, मतलब अपने वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता, तो RBI से अप्रोच करता है, तो RBI उन्हें लोन देता है, ठीक है। RBI उन्हें लोन देता है और वो जिस तरह से लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, सिंपल फंक्शन है, उसका नाम हो गया लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट में होता है। जब बैंक अपने फाइनेंशियल नीड को पूरा करने में असमर्थ होते हैं तो वो RBI को अप्रोच करते हैं और RBI उन्हें लोन देता है उनके सिक्योरिटीज और बिल ऑफ एक्सचेंज के बिहाफ पर। अगला है क्लियरिंग हाउस। द सेंट्रल बैंक होल्ड द कैश रिजर्व रेशियो ऑफ ऑल बैंक so they can easily settle the claim of various bank against each other by making debit and credit in their entries in their account. अगर जब दो बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन होना होता है तो सेंट्रल बैंक के पास जो CRR होता है उससे ही वो कर देता है, बस एक से डेबिट एक से क्रेडिट, ठीक है। जिसको देना है तो उसे डेबिट, एक बैंक ए बैंक को बी बैंक को पैसे देने हैं तो बी को डेबिट कर देगा, सी को क्रेडिट कर देगा, ठीक है। उनके पास अब वो क्या अपने पैसे तो करेगा नहीं, जो हमने CRR उनके पास जमा कराया था उसी से करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई: ड्यू टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, RBI control the money supply and credit in the best interest of the economy. As RBI has sole monopoly in currency issue, it control credit and supply of money, ठीक है। अब ये जैसे हमारा पेंडेमिक आया तो उस वक्त लोगों के पास पैसों की कमी हुई, तो RBI ने और नोट छापे ताकि लोगों की मदद हो सके, ठीक है। तो अपने कंट्री के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए वो स्टेप लेती है, ठीक है। कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को। उसने मनी सप्लाई पेंडेमिक टाइम पे बढ़ा दिया, अब वही चीज़ वो कम कर रही है। अगर आप इससे 2022 में देख रहे हो तो उस वक्त RBI ने रेपो रेट बढ़ाया हुआ है, तो वो उस रेपो रेट से हमसे एज ए इफेक्ट आप पूछो कि रेपो रेट बढ़ाने से हमारा क्या फ़र्क पड़ता है हमारे हाउस होल्ड पे, तो हाउस होल्ड की EMI बढ़ जाती है। अब EMI बढ़ेगी तो बैंक में ज़्यादा पैसे डालेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से वो बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो एक्स्ट्रा पैसे RBI के पास ले जाएगा, तो इस तरह से मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। अब पढ़ते आगे और समझ में आएगा। रेपो रेट, रीपर्चेज रेट: Repo rate is the rate at which the central bank lend money to bank to meet their short term need, ठीक है। अब रेपो रेट अब समझते हैं क्या होता है। जैसे बैंक है, उसने RBI ने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया। अब क्या होगा, जब बैंक कमर्शियल बैंक RBI से लोन लेने जाएगा तो उसे बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा। अब जब उसे बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा तो वो आपको भी बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट करेगा, ठीक है। तो जिस तरह से आपकी EMI बढ़ेगी, अब EMI बढ़ेगी तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो इस तरह से इकोनॉमी से पैसे वो RBI खींच रहा है, ठीक है। पैसे निकाल रहा है, वो अपने पास लेके आ रहा है पैसे, तो उस तरह से हमारे पे रेपो रेट का इफेक्ट पड़ता है। तो वापस पढ़ते हैं। रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। अब आगे है बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू मीट देयर लॉन्ग टर्म लोन। रेपो रेट में शॉर्ट टर्म लोन होता है और बैंक रेट में लॉन्ग टर्म लोन होता है, ठीक है। अब है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक बोरो मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। अब रिवर्स रेपो रेट में सेंट्रल बैंक जो हमारा RBI है वो कमर्शियल बैंक से
लोन लेता है उस रिवर्स रेपो रेट पे, ठीक है। और रेपो रेट पे हमारे जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और रिवर्स रेपो रेट में हमारा आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, ठीक है। अब आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या होता है भाई, इसे वो पढ़ लेते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई का ही पार्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये कहता है ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम और टू पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक आरबीआई, सॉरी वापस पढ़ते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम और टू पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक, या फुल स्टॉप है। RBI is the authorized seller and purchase of treasury bill and गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ट्रेजरी बिल होता क्या है? ट्रेजरी बिल एक गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं, हमने 11th में पढ़ा ना बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो उसे गवर्नमेंट का बॉन्ड कहते हैं जो हमारी गवर्नमेंट इशू करती है। अब आरबीआई उस बॉन्ड को खरीदता बेचता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई ऑथराइज होता है कि वो कमर्शियल बैंक को अपने बॉन्ड्स, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है वो बेचे, या फिर पब्लिक को बेचे, जिस मर्जी को बेचना है बेचे, ठीक है। तो उसी को कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। वो रीपरचेज भी कर सकता है इसमें, ठीक है। आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड को रीपरचेज भी कर सकता है। अब इस पे मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ता है? तो जैसे ही गवर्नमेंट के बॉन्ड आए, ठीक है। अब हमारे पास सिचुएशन है कि हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा है, अब आरबीआई को कंट्रोल करना है, तो आरबीआई जो गवर्नमेंट बॉन्ड है वो कमर्शियल बैंक को बेच देगी, और जो कमर्शियल बैंक से वो पैसा आएगा वो आरबीआई अपने पास ले लेगी। तो जिस तरह कमर्शियल बैंक के पास पैसा आया, मतलब आरबीआई के पास पैसा आया और कमर्शियल बैंक के पास पैसा चला गया, ठीक है, उसने बॉन्ड ले लिया उससे, तब आरबीआई कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम पड़ गए, ठीक है। तो इस तरह से इकोनॉमी में पैसा कम हो गया। अब जब आरबीआई को एक कि आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ाना होगा, तो वो इस बॉन्ड को जो अभी कमर्शियल बैंक के पास है उसे रीपरचेज करेगी, ठीक है। अब रीपरचेज करेगी तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसे देंगी, ठीक है। तो जिस तरह से कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा होगा, अब पैसा आ जाएगा तो वो लोन देंगे तो मनी क्रिएशन होगा, ठीक है। वही होता है ट्रेजरी बिल का ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ट्रेजरी बिल्स, अगर आप सिंपल वर्ड में कहो तो। अब आता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट इसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू एलआरआर कमर्शियल बैंक आर ओब्लिग टू मेंटेन रिजर्व। एलआरआर कैश रिजर्व रेशो, जो पैसा आरबीआई के पास रहता है, और एसएलआर जो पैसा बैंक के पास रहता है। एसएलआर और सीआरआर के बीच में आप फर्क समझना। एसएलआर होता है स्टैचुअरी लीगल रेशियो, ठीक है। अगर मैंने प्रोनाउंस गलत करा होगा आप देख लेना, अभी मैं आपको स्पेलिंग में दिखाऊंगा इसकी क्या होती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे अगले, इस पे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब है सीआरआर, इट रेफर टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी टू कीप्ट बाय अ कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। It referred to minimum percentage of net demand and time liability to keep by commercial bank with central bank। ये थोड़ी सी अटपटी डेफिनेशन है, सिंपल से आप अपना फंडा क्लियर करो। सीआरआर होता है जो पैसा हमारे आरबीआई के पास इकट्ठा होता है, ठीक है, आरबीआई के पास जमा होता है। अब एसएलआर होता है इट रेफर टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड and time liability which commercial bank are required to maintain themselves। एसएलआर में होता है कि कमर्शियल बैंक के पास इतना पैसा पड़ा होना चाहिए ताकि वो आप अगले ही दिन पैसे निकालने पाओ तो वो आपको दे सके, ठीक है। अब होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द बोरोअर अगेंस्ट लोन। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? जैसे आपका घर है 100 करोड़ का, ठीक है।
तो मार्जिन उसमें आप लोन करवाते हो, ठीक है। तो जैसे ही लोन हुआ 60 करोड़ का और उसकी वैल्यू है 1000 करोड़, 100 करोड़, ठीक है। अब इसमें मैं कह रहा था, ये आपका घर है 100 करोड़ का और आरबीआई ने फिक्स कर दिया अपना मार्जिन रेट 40% पे। तो अब कमर्शियल बैंक आपको आपके घर के 60% वैल्यू तक का ही लोन देंगे, ठीक है। अगर 100 करोड़ का घर है तो आपको 60 करोड़ का लोन मिलेगा, ठीक है। सिंपल सी वही मार्जिन रेट हो गया कि आपको एक आरबीआई आपको सेट करता है कि इस एसेट की मार्केट वैल्यू का हमें आपको 40% लोन देना है। आरबीआई तो ये कह रहा है, पर आपको कमर्शियल बैंक आपको 60% पे लोन देगा। तो 20 का 20% वो आपको, अगर आपने डिफ़ॉल्ट करा तो वो आपको बेच के 20% में कमाएगा पैसे, ठीक है। वही बात होगी, आपको वापस से पढ़ लेते हैं। मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ द लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरर अगेंस्ट लोन। आपने बताया आपका अगर 100 करोड़ का है, मार्जिन बैंक आरबीआई ने 40% पे फिक्स करा है, तो कमर्शियल बैंक आपको 60% पे लोन दे देगा, ठीक है। 60% जो आपके एसेट के वैल्यू है उसका लोन देगा। 60% इंटरेस्ट रेट पे नहीं, 60% आपके घर की वैल्यू के हिसाब से। अब यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। बीच बीच में थोड़े से अदर इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिट कंट्रोल के, वो आपको एक बॉक्स में दे रखे हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। वहाँ पे एक बार पढ़ लेना और कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का डिफरेंस कर लेना, ठीक है। बाकी तो इसमें कुछ बचा नहीं है। कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का डिफरेंस आपको बुक में मिल जाएगा, ईजी है, मैंने पढ़ा अभी, तो कुछ खास है नहीं। हमने जो पढ़ा वही है, आप खुद भी लिख सकते हो, अब तो इतना पढ़ लिया होगा आपने। तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। और हाँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है। सपोर्ट की ज़रूरत है इस वक्त हमें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।